बच्चों, तो बात करते हैं आदर्श और अनादर्श विलयनों की। आदर्श विलयन की परिभाषा हम लोग बात कर चुके थे, उसके गुणधर्मों के बारे में भी बात कर चुके हैं, राइट। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल भाषा में अगर बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि आदर्श विलयन वे जो सभी संगठनों पर, यानी ए और बी की सभी प्रतिशत मात्राओं के सभी कंपोजिशन पर तथा सभी तापमानों पर राउल्ट्स के नियम की पालना करें, वे आदर्श। और यदि कोई दो द्रवों का विलयन या दो से अधिक द्रवों का विलयन किसी भी एक ताप पर या किसी भी एक कंपोजिशन के लिए, यानी किसी मोल के किसी भी एक कंपोजिशन के लिए राउल्ट के नियम की अनुपालना नहीं करे, तो वे हो जाएंगे अनादर्श विलयन। तो आदर्श जो पालना करें और अनादर्श जो अनुपालना नहीं करें। अनुपालना करने वाले आदर्श और अनुपालना नहीं करने वाले अनादर्श विलयन। अब हमने कहा था कोई भी विलयन आदर्श कब होगा और अनादर्श कब होगा? तो हमने कहा था कि जब ए अंतरा आणविक आकर्षण बल, ए अंतरा आणविक आकर्षण बल एवं बी अंतरा आणविक आकर्षण बल लगभग बराबर हो जाए किसके? ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल के, राइट। तो ये विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा। कैसा विलयन बनेगा ये? आदर्श विलयन हम इसे कहेंगे, राइट। अनादर्श में क्या कंडीशन होगी? तो अनादर्श में कंडीशन होगी, राइट, जरा हम बात करें अनादर्श की कंडीशन की, राइट। तो अनादर्श की कंडीशन क्या होगी? जब ए अंतरा आणविक आकर्षण बल एवं बी अंतरा आणविक आकर्षण बल बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे, या तो अधिक होंगे, यानी या तो ए और बी मिलने के बाद आकर्षण बढ़ जाएंगे, या फिर ये तो पहला केस, और दूसरा केस क्या कि ए आकर्षण बल हमारे या बी आकर्षण बल, ए और बी आकर्षण बल ए बी के आकर्षण बल से घट जाए। यानी मिलाने के बाद या तो द्रवों के मध्य आकर्षण बढ़ जाए या द्रवों के मध्य आकर्षण घट जाए। ये तो मिलाने के बाद द्रवों के मध्य आकर्षण घट गया और ये मिलाने के बाद द्रवों के मध्य आकर्षण बढ़ गया। ए और बी ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। जब उनके अणु एक दूसरे के पास पास आते हो तो उनमें प्रतिकर्षण बढ़ता हो तो हम कह देंगे आकर्षण घट गया। और ऐसे भी हो सकते हैं कि ए और बी एक साथ डाले, नए प्रकार के बंध बन गए, नए प्रकार के बंध बन गए, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच क्या हो गए? आकर्षण बढ़ गए। तो यहाँ तो हो गए आकर्षण बढ़ जाना और यहाँ हो गए आकर्षण घट जाना। जब आकर्षण घट जाएंगे तो ये होंगे धनात्मक विलयन, धनात्मक विचलन। और जब आकर्षण बढ़ जाएंगे तो हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन। तो नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये हो गए दोनों। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन। क्या कहेंगे हम इन्हें? अनादर्श विलयन। अनादर्श में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अच्छा, परिभाषा क्या होगी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की? तो धनात्मक विचलन का मतलब क्या है? जब दाब जो हम सोच रहे हैं राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करके जो दाब आना है उससे ज़्यादा दाब हमें मिले तो धनात्मक विचलन, और जो हम सोच रहे हैं राउल्ट्स लॉ के अनुसार उससे कम दाब हमें मिले तो हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन। तो आइए इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि कब अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन होगा, कब ऋणात्मक होगा, और आदर्श से क्या कंपैरिजन होगा। आदर्श की बात हम पहले कर चुके हैं, तो आइए अब इन्हें रीअरेंज करके एक टेबुलेटेड फॉर्म में मैं इनकी सारी कैलकुलेशन बताता हूं और इन्हें समझाता हूं कि क्या है धनात्मक और क्या है ऋणात्मक विचलन की बात। तो इधर तो हो गया आदर्श, फिर हो गया ये पूरा हो गया अनादर्श के लिए,
अनादर्श में दो हिस्से हो गए आपके पास, एक तो धनात्मक विचलन और दूसरा हो गया ऋणात्मक विचलन। आदर्श में तो सबसे पहली बात, आदर्श में अगर ए का अणु है तो उसके चारों तरफ ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये बहुत सारे तो बी हैं इसके चारों तरफ और बहुत सारे ए हैं, लेकिन यहाँ व्यवहार एक जैसा है। उसी तरह बी का कोई अणु है और बी के चारों तरफ कुछ तो ए हैं और बहुत सारे बी भी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए बी आकर्षण बल लगभग एक जैसे हैं ए ए एवं बी बी के जैसे। ये आदर्श की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आदर्श की, दाब जो है वो किसके बराबर होगा, x से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी के बराबर होगा। पी ए जो है वो किसके बराबर होगा, x से पी नॉट ए के बराबर, और पी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स बी पी नॉट बी के बराबर, ठीक। अब यहाँ पर चलें, धनात्मक विचलन कैसे बताया जाता है, तो मैं पॉइंट थोड़े बदल कर लिख रहा हूँ। हमें बोला जाता है कि जब पी ए जो है, पी ए थ्योरेटिकल यानी x से पी नॉट ए से बड़ा हो, और पी बी जो है बड़ा हो किससे, पी बी थ्योरेटिकल अर्थात एक्स बी पी नॉट बी से बड़ा आता हो। इसका मतलब क्या है, पी टी जो है वो बड़ा आता हो किससे, पी टी थ्योरेटिकल से, और पी टी थ्योरेटिकल किसके बराबर है, पी ए थ्योरेटिकल प्लस पी बी थ्योरेटिकल के बराबर है, और पी ए थ्योरेटिकल और पी बी थ्योरेटिकल किसके बराबर हैं, तो जो पी टी है वो बड़ा है किससे, एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी से बड़ा है। ये हमारी कहानी हो गई, राइट। अगर ऋणात्मक विचलन की बात करें तो ऋणात्मक में जो पी ए है प्रायोगिक वो छोटा आएगा किससे, पी ए सैद्धांतिक से, और पी ए सैद्धांतिक से छोटा आने का मतलब क्या है, राइट, कि ये किससे छोटा है, एक्स से पी नॉट ए से छोटा है। सिमिलरली पी बी प्रायोगिक भी छोटा आएगा किससे, पी बी सैद्धांतिक से, और पी बी सैद्धांतिक मतलब एक्स बी पी नॉट बी से छोटा है। तो आप लिख सकते हैं क्या, कि जो पी टी प्रायोगिक है वो छोटा आएगा किससे, पी टी सैद्धांतिक से, और पी टी सैद्धांतिक क्या है, एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। इस तरह की बात हम लोग लिख रहे होंगे। तो ये तो इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अच्छा, दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया अर्थात क्या हो गया, वाष्पशीलता बढ़ गई। वाष्पशीलता बढ़ जाने का मतलब मेरे क्या है बच्चों, क्या मतलब है मेरे बच्चों, कि वाष्प में जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। वाष्प में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी तभी तो दाब ज्यादा मिला, और यहाँ प्रवृत्ति क्या हो गई होगी, घट गई होगी। अच्छा, प्रवृत्ति बढ़ेगी कब, जब आकर्षण घट जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला कि आकर्षण की जब हम बात करें तो आकर्षण के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, कि जो ए बी आकर्षण है, ए बी जो आकर्षण है वो घट गए हैं किससे, ए आकर्षण एवं बी बी आकर्षण से। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल इस तरह से ही समझा दे रहा हूं। तो ये हमारी बात हो गई, यानी अब ए के अणु जिस प्रकार ए को आकर्षित कर रहे थे, राइट, ए के अणु को बी उस प्रकार आकर्षित नहीं कर रहा है, उससे कम आकर्षण बलों से आकर्षित कर रहा है, अर्थात ए और बी के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, वाष्प में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, वाष्प में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो दाब बढ़ जाएगा। परंतु यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा कि ए और बी के बीच आकर्षण बल प्रबल हो गए होंगे किससे, ए आकर्षण बलों एवं बी बी आकर्षण बलों से। तो बी और बी के अणु जिस तरह से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, या ए और ए के अणु जिस तरह से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, उससे कहीं अधिक प्रबल आकर्षण बल हैं ए और बी के बीच में, राइट। तो ए और बी के बीच में आकर्षण बढ़ गए, इसलिए वाष्प में जाने की प्रवृत्ति घट गई, वाष्प में जाने की प्रवृत्ति घट गई, वाष्पशीलता घट गई, तो हमारा वाष्प दाब हमें कम मिल रहा है। यानी आकर्षण बढ़े तो दाब घटेगा, आकर्षण बढ़े तो दाब घटेगा, आकर्षण घटे तो दाब बढ़ेगा। इस तरह की बात हमारे पास है। तो धनात्मक में दाब बढ़ेगा और ऋणात्मक में दाब घटेगा, सैद्धांतिक से। सैद्धांतिक मतलब राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन वाले से, ठीक। ये तो बात हो गई। अच्छा,
हमने कहा था कि अगर आकर्षण बलों में कोई अंतर नहीं है तो जो डेल्टा वे मिक्सिंग है वो 0 हो जाएगा, अर्थात V फाइनल जो है वो जितना A का आयतन मिलाया, जितना B का आयतन मिलाया उतना ही होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि आकर्षण घट गए, आकर्षण घट गए तो अंतरा आणविक दूरियां बढ़ गई होंगी। क्या हो गई, अंतरा आणविक दूरियां बढ़ गई। अंतरा आणविक दूरियां अगर बढ़ गई तो जो आयतन ये घेरेंगे अब ज्यादा होगा, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग धनात्मक होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग धनात्मक का मतलब क्या है कि जो V फाइनल है वो बड़ा होगा किससे, जितना A मिलाया प्लस जितना आयतन B का मिलाया उससे। अच्छा, यहाँ आकर्षण बढ़ गए हैं तो हम कहेंगे अंतरा आणविक दूरियां घट जाएंगी, क्योंकि आकर्षण बढ़ गए तो पास पास आएंगे, अंतरा आणविक दूरियां घटेंगी। अंतरा आणविक दूरियां घटेगी तो अणु पास पास आ गए, अणु अगर पास पास आ गए तो आप कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग मिलाने पर आयतन में परिवर्तन लेस देन 0 हो जाएगा, अर्थात V फाइनल जो है वो VA और VB के मिलाकर आयतन जो हमने मिलाया उससे कम आ जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है, आपका आयतन जो है एक जगह बढ़ गया और एक जगह घट गया। धनात्मक में बढ़ता है आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव आता है और ऋणात्मक में आयतन नेगेटिव आता है। आइए आगे और बात करें। अगर आकर्षण बल घट गए हैं यानी प्रतिकर्षण में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है तो ऐसों के लिए आप लिख सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, मिश्रण पर पॉजिटिव है डेल्टा H पॉजिटिव, इसका मतलब ऐसे मिश्रणों के लिए डेल्टा H मिश्रण पॉजिटिव आएगा, यानी ऊर्जा का अवशोषण होगा। आकर्षण बढ़ रहे हैं तो वे स्वतः मिल जाएंगे, और जब वे स्वतः मिल जाएंगे तो आप कह सकते हैं मिलाने पर, क्योंकि आकर्षण बढ़ रहे हैं तो वो ऊर्जा उत्सर्जन करेंगे, और ऊर्जा उत्सर्जन करेंगे तो डेल्टा H आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इस तरह की बात होगी। जबकि आप देखिए आदर्श में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आकर्षण बल भी नहीं बदल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं डेल्टा H मिश्रण आदर्श विलयनों में आपके पास क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा ना ही उत्सर्जन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास A है या B है, आकर्षण बल एक जैसे हैं तो सब एक जैसे हैं, बिल्कुल समान व्यवहार है, समान आकर्षण बल है, दाब भी उतना ही है, तो मिलाने पर कोई ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं हुआ। अगर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है इसका मतलब हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ रही है, यानी वहाँ कुछ ना कुछ विरोध है, उस विरोध को समाप्त करने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है, यानी ऊर्जा का अवशोषण। तो डेल्टा H मिश्रण पॉजिटिव हो गया। यहाँ सब कुछ माहौल एकदम सांप्रदायिक नहीं है, एकदम शांति प्रिय माहौल है, शांति प्रिय माहौल है, प्यार का माहौल है, आपस में एक दूसरे से सब पसंद कर रहे हैं, सब आकर्षित हैं, करीब आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का ऊर्जा स्तर घटेगा, ऊर्जा स्तर घटेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और इसीलिए डेल्टा H मिश्रण नेगेटिव होगा। लेकिन मिल तो सब जगह रहे, जब A अकेला है और जब B अकेला है, अलग अलग डब्बों में है तो होमोजिनिटी है, A और B एक साथ भर दिए तो वहाँ पर क्या कहते हैं उससे विविधता बढ़ गई, डिस्टर्बेंसेस बढ़ गए, तो आप कहेंगे एंट्रोपी, मिलाने की जो एंट्रोपी है वो सब जगह ही धनात्मक आएगी। तो डेल्टा H मिश्रण यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि विलयन तो यहाँ भी बन रहा है तो डेल्टा S मिश्रण एंट्रोपी परिवर्तन यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा S पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी डेल्टा S मिश्रण आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि विलयन तो सभी जगह बन रहा है, विविधता सब जगह बढ़ रही है, राइट, रैंडमनेस सब जगह बढ़ रही है, इसलिए आप कहेंगे कि डेल्टा S सब जगह पॉजिटिव होगा। अब बात कर लेते हैं डेल्टा H की, तो डेल्टा G की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा G क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा G बराबर आपके पास होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S जब होता है तो आप देखिए डेल्टा H 0 है और डेल्टा S पॉजिटिव है, अर्थात यहाँ पर डेल्टा G जो मिश्रण का आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा G मिश्रण ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा H तो 0 है और डेल्टा S पॉजिटिव है। डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा H भी पॉजिटिव, राइट, तो ये क्या होगा, इसका डेल्टा G मिश्रण जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव होगा निम्न ताप पर या लो टेम्परेचर पर। अच्छा, नेगेटिव कब हो जाएगा,
अगर आप तापमान ज़्यादा कर देंगे तो ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा और ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पर ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें ऋणात्मक की, तो यहाँ डेल्टा जी मिश्रण क्या हो जाएगा? डेल्टा जी मिश्रण यहाँ पर देखो, डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी ये हिस्सा नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव है यानी ये भी नेगेटिव, तो ये सदैव ऋणात्मक रहेगा, राइट। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, यानी ऋणात्मक विचलन वाले सॉल्यूशन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। स्पॉन्टेनिटी उनका पॉजिटिव आएगा। स्पॉन्टेनिटी पॉजिटिव का मतलब मुक्त ऊर्जा वे उत्सर्जित करेंगे, डेल जी नेगेटिव आएगा। तो इनका बनना स्वतः होगा, जबकि ये कम तापमान पर तो हमें बनाने पड़ेंगे, उच्च तापमान पर हो सकता है कि ये स्वतः बन जाए। इनका भी डेल्टा जी लेस देन 0 हो गया। ये हमारी कहानी हो गई, ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई अलग अलग विलयनों की, आदर्श की, अनादर्श की, और अनादर्श में भी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। और कई प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक विचलनों की। जैसे क्वथनांक क्या होगा, आप जानते हैं अगर दाब बढ़ गया तो क्वथनांक घट जाएगा, दाब घट गया तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ये बातें भी आपको लिखनी है। तो आइए इनके आगे की ओर करेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक बार लिखते हैं। कुछ साधारण करेक्टरिस्टिक्स के बाद बच्चों अब बात करते हैं हम लोग उदाहरणों की। आदर्श विलयनों के क्या क्या उदाहरण होंगे और अनादर्श विलयनों के क्या क्या उदाहरण होंगे, इनकी बात अब हम लोग करते हैं, राइट। सबसे पहले आदर्श विलयन के उदाहरण वो होंगे जहाँ पर अणु लगभग एक जैसे हों, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं हो, राइट। पहले भी कोई आकर्षण नहीं हो, बाद में भी कोई आकर्षण नहीं हो, यानी उनके बीच कोई नए प्रकार का बंध ना तो बनता हो ना ही बिगड़ता हो, तो वो विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे। जैसे आप उदाहरण देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है कि अत्यंत तनु होना चाहिए ताकि आकर्षण प्रतिकर्षण की बहुत कोई संभावना हो तो वो भी कम हो जाए, ठीक। थोड़ी बहुत संभावना भी जब नगण्य हो जाएगी तो बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण हमेशा क्या बनाएगा? आदर्श। दूसरी बात, किसी दो पदार्थों या दो द्रवों के विलयन का आदर्श होना अपने आप में एक अपवादित परिघटना है, यानी बाई चांस सौभाग्य से होने वाली घटना है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी अपनी गुणधर्म है। अधिकांश द्रवों के मिश्रण अनादर्श विलयन ही बनाते हैं, लेकिन कुछ रेयरली अपवादित रूप से आदर्श विलयन बना देते हैं। उनके उदाहरण है जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, केवल एक कार्बन का CH2 ग्रुप का अंतर है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आप देखिए इनमें बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, किसी प्रकार का नया ना तो आकर्षण पैदा होता है ना ही कोई पुराना आकर्षण खत्म होता है। इस प्रकार ये सारे विलयन किस में काउंट हो जाएंगे? आदर्श विलयनों के ये उदाहरण है। कभी कभी जेईई मेंस में आपसे सीधे सीधे पूछता भी है कि इनमें से कौन आदर्श विलयन दर्शाता है कौन नहीं, तो आपको ये याद होना बहुत आवश्यक है। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन में हमने कहा कि यदि आकर्षण बल घट जाए यानी उनके बीच किसी प्रकार का प्रतिकर्षण पैदा हो तो ऑटोमेटिकली वे दाब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अणु दूर दूर जाएंगे तो वाष्पशीलता बढ़ जाएगी यानी वाष्प दाब बढ़ जाएगा, तो धनात्मक विचलन। अब ऐसा क्या हो रहा है एसीटोन और एथेनॉल में कि इनके बीच आकर्षण कम हो गया है, वाटर और मिथेनॉल, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की हमारी कहानी होगी और ये सारी बात होगी। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। तो धनात्मक विचलन में देखो बच्चों, एसीटोन, एथेनॉल, वाटर इथेनॉल, वाटर मिथेनॉल, एसीटोन बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल। तो आप एक बोल सकते हैं कि इस तरह से अगर एक अल्कोहल है तो आपका धनात्मक विचलन होगा। ऋणात्मक विचलन में देखें एसीटोन एनिलीन, राइट, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, वाटर HCl, पिरिडीन एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म बेंजीन। अब हमें कैसे पता लगेगा? चलो हमने इतना तो याद कर लिया, रट लिया, बट हाउ डू वी नो कि अगर इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों पहली बात तो ये कि मैंने 5-5, 6-6 एग्जाम्पल लिखे, इनके बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर भी अगर आप कंसेप्चुअली सीखना चाहते हैं तो यदि पहले से बने हुए कोई बॉन्ड हो, राइट, और उनके बीच में कोई अवरोध आ जाए तो धनात्मक विचलन होगा। दूसरा, पहले से कोई बॉन्ड नहीं हो लेकिन उनके बीच में आपस में कोई बॉन्ड बन जाए तो ऋणात्मक विचलन आएगा। जैसे
अब हम यहाँ पर क्या क्या बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कई अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे मैं इस एक उदाहरण की बात करूँ, कार्बन से H जुड़ा है, Cl जुड़ा है, Cl जुड़ा है, H जुड़ा है, और एक ऑक्सीजन है हमारे पास जिससे इस तरह से दो कार्बन जुड़े हुए हैं। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? यस। क्या इस हाइड्रोजन का ये H बॉन्ड बना सकता है? यस। यानी इनके आपस के बीच एक आकर्षण, नया आकर्षण पैदा हो रहा है। देखिए ये हाइड्रोजन पहले दूसरे Cl अणुओं से बॉन्ड बना रहा था, अब O से भी बॉन्ड बना सकता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर आकर्षण बढ़ गए तो ये ऋणात्मक डेविएशन। आप देखें H2O में पहले से ही खूब सारे H बॉन्ड हो सकते हैं, राइट, लेकिन मेथेनॉल आकर उन H बॉन्डों की संख्या कम कर देगा और खुद बॉन्ड बना लेगा। मेथेनॉल में खुद भी H बॉन्ड होंगे आपस में, तो जब ये मिले तो इनके बीच H बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग खत्म होकर इंटर डेवलप हो गई, राइट। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर धनात्मक विचलन होगा। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं। यदि एक नई इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, पहले उनके बीच कोई इंट्रा नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा? ऋणात्मक विचलन। पहले इंट्रा था, अच्छा था, लेकिन अब इंटर भी हो गई है, तो आप कहेंगे वो धनात्मक विचलन। तो नेगेटिव के लिए पहले कुछ नहीं हो और इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग जैसा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जैसा अगर इंटरेक्शन आ जाए तो आप कहेंगे नेगेटिव। लेकिन पहले से हो इंटरेक्शन फिर भी नया आ जाए, इंट्रा H बॉन्डिंग के साथ साथ इंटर भी आ जाए, तो पॉजिटिव डेविएशन। कुछ भी नहीं हो, ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ है, आइडियल सॉल्यूशन। और ट्रिक, यूजुअली अगर दो द्रवों में एक द्रव आपको अल्कोहल दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके उसे पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन कह सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, लगभग अधिकांश सारे उदाहरणों में हमें एक अल्कोहल नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर एक एसिड नजर आ रहा है आपको, जैसे यहाँ पर देखें ये एसिड वाटर प्लस HNO3, ये भी एक नेगेटिव डेविएटिंग होता है, तो ये एक एसिड हो गया, राइट। तो अगर एक एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जैसा कुछ नजर आ रहा है तो आप कह सकते हैं नेगेटिव डेविएशन है। तो ये हमारे उदाहरण है। इनके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राफ हैं, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, आइडियल के तो हम बना चुके थे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आइडियल के भी बनाएंगे। दाब की बात है, फिर क्वथनांक की बात है, तो आइए इन सब के बारे में बात करें। और फिर लास्ट एक सेक्शन रहेगा एजियोट्रॉप्स, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, राइट। तो आदर्श अनादर्श के ग्राफ की बात करते हैं। जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के और आदर्श विलयनों के ग्राफ की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बहुत सिंपल से हमारे ग्राफ बन जाते हैं। मैं सारे ग्राफ इस फ्रेम में बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना कि मेरे हमेशा P0 भी ज़्यादा है और P0A छोटा है, यानी B अधिक उच्च वोलेटिलिटी रखता है, उच्च वाष्पशीलता रखता है A के कंपैरिजन में। तो ये P0A हो जाएगा और ये P0B हो जाएगा। यहाँ P0B है तो XB यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ XA 1 हो जाएगा। यहाँ XA 1 है तो यहाँ XB 0 हो जाएगा। ये मोल प्रभाज है X एक्सिस पर, जो कि 0 से 1 तक हो सकता है, इस तरह से बढ़ रहा होगा। ये हमारे दाब आ गए। अब आप चाहें तो इसमें PA वाला ग्राफ बना सकते हैं, तो ये PA वाला ग्राफ हो गया और ये PB वाला ग्राफ हो जाएगा आपके पास इस तरह का। तो ये है PB वर्सेस XB और ये है आपका PA वर्सेस XA और ये है आपका P टोटल वर्सेस या तो XA कह लो या XB कह लो। ये आदर्श का ग्राफ है। अब इसी की बात करें हम लोग, यही ग्राफ हम बनाना चाहते हैं अनादर्श में, राइट। तो अनादर्श में क्या ग्राफ होंगे, ज़रा इनकी बात हम लोग करते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले तो मैंने एक बना दिया PA, फिर एक बना दिया मैंने PB और ये बना दिया इन दोनों का आदर्श। इस तरह से ये हमारा बन गया एक आदर्श। अब हमें तो बनाना है अनादर्श। तो अनादर्श क्या होगा, धनात्मक विचलन, यानी दाब ज़्यादा होने चाहिए, दाब ज़्यादा होने चाहिए। ये है P0 है, ये है P0B, दाब ज़्यादा होने चाहिए। तो ये हमारे ग्राफ आएंगे। PA जो है हमेशा कुछ इस तरह का होगा, PB जो है हमेशा कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि दोनों ज़्यादा हैं तो दोनों का विलयन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो ये ब्लू वाले, वाइट वाले तो हमारे
आइडियल के हैं और ये धनात्मक विचलन के हैं। अब इसी पर अगर हम ऋणात्मक विचलन ड्रॉ करना चाहें तो ऋणात्मक विचलन कुछ ऐसे आ रहे होंगे। ये तो आपके हो गए आइडियल वाले ग्राफ, ठीक। अब जब ऋणात्मक ड्रॉ करेंगे तो ऋणात्मक कुछ ऐसे आएंगे। ये हमारा PA हो गया, ये हमारा PB हो गया और इन दोनों का मिलाकर ये हमारा P टोटल हो गया। तो P टोटल वर्सेस XA या XB, ये हो गया PB वर्सेस XB और ये हो गया PA वर्सेस XA। यहाँ XB1 हो गया, ये हो गया P0B, ये हो गया P0A, यहाँ XA हो गया आपका 1, XB हो गया 0। ये पॉइंट हो गए आपके XB1 और XA1। इस तरह से ये तो ग्राफ है हमारे दाब वर्सेस संगठन। किसके ग्राफ हैं ये? दाब वर्सेस संगठन। अब हमने पता है कि यदि दाब बढ़ गया तो क्वथनांक घट जाएगा और जब क्वथनांक घट जाएगा तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, आइए उस बारे में बात करें। तो अब के जो ग्राफ मैं बना रहा हूं वो हैं हमारे क्वथनांक वर्सेस कंपोजिशन मोल प्रभाज। अब क्योंकि TB हमारा कम हो जाएगा और TA हमारा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि A का वाष्प दाब कम था और B का वाष्प दाब अधिक था, तो TA ज्यादा हो गया, TB कम हो गया। अब हमें पता है यदि आइडियल होता तो ग्राफ ये होता, TA TB को जोड़ने वाली सीधी रेखा पर इनका कहीं ना कहीं क्वथनांक आ रहा होता, क्योंकि दाब भी इनके बीच ही आता। पर क्योंकि ये आइडियल है तो हमारा टेम्परेचर यही होगा। नॉन आइडियल में अगर मैं बना दूं तो पॉजिटिव डेविएटिंग में क्या होगा, जरा ध्यान से देखें हम लोग। तो सबसे पहले तो ये TA और ये TB कम हो जाएगा आइडियल के केस में ये ग्राफ, और नॉन आइडियल के केस में, राइट। तो क्योंकि प्रेशर बढ़ गया इसलिए हमारा क्वथनांक कम आ जाएगा और ये हमें इस तरह का क्वथनांक मिल रहा होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो XA1 और XB1 इस तरह की बात हो जाएगी। ये TB है, राइट। ये हमारा क्वथनांक का ग्राफ, राइट। यानी पॉजिटिव डेविएटिंग में टेम्परेचर हमें कम मिलेगा या क्वथनांक हमें कम मिलेगा। किससे? तो ये हो गया क्वथनांक वर्सेस मोल प्रभाज। तो दोनों के क्वथनांक से हमें क्वथनांक इस तरह से कम मिल रहा होगा, ये हमारा। और नेगेटिव डेविएटिंग में अब हमारा ग्राफ पलट जाएगा, यानी हमें क्वथनांक अब ज़्यादा मिल रहा होगा जो आइडियल में मिलता उससे। तो ये हमारा TA और ये हमारा TB। तो आइडियल में होता ये रेखा पर क्वथनांक, जबकि हमारा नेगेटिव डेविएटिंग है तो हमारा क्वथनांक अब ये होगा। तो ये हो गया क्वथनांक वर्सेस कंपोजिशन यानी मोल प्रभाज, ठीक। तो ये हमारे दाब वर्सेस कंपोजिशन या क्वथनांक वर्सेस कंपोजिशन के ग्राफ आ गए। बहुत सिंपल है, आपको ऐसे याद रखना है। पॉजिटिव डेविएटिंग यानी दाब ज़्यादा क्वथनांक कम, नेगेटिव डेविएटिंग दाब कम क्वथनांक ज़्यादा, इस तरह की बात आएगी। और आइडियल में A और P0A P0B के बीच दाब, तो क्वथनांक भी TA और TB के बीच होगा, यानी A के क्वथनांक और B के क्वथनांक के बीच। जबकि यहाँ देखो दाब हमेशा P0A से बड़ा है, राइट। तो इस तरह की बात हमारे पास होगी। तो क्वथनांक हमेशा TA से छोटा है, राइट। इस तरह के हमारे पास P0B से दाब ये इस प्रकार बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर TB से क्वथनांक भी घटा हुआ है। अलग अलग कहानी हो जाएगी। इसी में एक स्पेशल केस आता है जिसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रोप। किसकी बात करते हैं? एजियोट्रोप या स्थिर क्वाथी मिश्रण। छोटा सा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन में यूजुअली एजियोट्रोप का सवाल नहीं आता, तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं एजियोट्रोप की, क्योंकि ये लेक्चर बहुत सारे एडवांस के बच्चे भी देख रहे होंगे, राइट। तो उनके लिए बात करते हैं एजियोट्रोप स्थिर क्वाथी मिश्रणों की। स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रोप्स तो ऐसे अनादर्श विलयन होते हैं जो अपने संगठन में बदलाव किए बगैर
राइट, यानी अपनी कंपोजिशन में, यानी एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी को चेंज किए बगैर लगातार उबलते रहते हैं, क्वाथित होते रहते हैं, राइट, राइट, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण, राइट। तो ऐसे अनादर्श विलयन जो निरंतर एक ताप पर विलयन का प्रतिशत संगठन परिवर्तित किए बगैर या अपरिवर्तित रखते हुए क्वाथित होते हैं या होते हों, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो क्या कहा? अनादर्श होना चाहिए, पहली बात। उसका विलयन का प्रतिशत संगठन यानी एक्स ए एक्स बी लगातार कांस्टेंट बने रहें, राइट, और लगातार उबलते रहें, उन्हें क्या कहते हैं? एजियोट्रोप्स कहा जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एजियोट्रोप की कि एक्स ए बराबर वाई ए होता है एवं एक्स बी बराबर वाई बी होता है, यानी प्रतिशत में अपरिवर्तन या प्रतिशत संगठन अपरिवर्तित किए बगैर, यानी जो द्रव में उनका कंपोजिशन है वही उनका कंपोजिशन किस में जाए? वाष्प में जाए, यानी ए का मोल प्रतिशत द्रव और वाष्प दोनों में बराबर हो। यानी अगर ए 40% है, बी 60% है द्रव में, तो जो वाष्प बनेगी वो भी 40% ए में और 60% बी में ही बनेगी। ये होता है प्रतिशत संगठन अपरिवर्तित रखते हुए, यानी द्रव में जिस मात्रा में, जिस अनुपात में हमने मिला है, वाष्प भी उसी अनुपात की या उसी मात्रा के या उसी प्रतिशत की हमें प्राप्त हो, राइट, पहला। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? अनादर्श विलयन होना चाहिए और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होना चाहिए, राइट, इसीलिए इन्हें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहा जाता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, लगातार एक निरंतर एक ही ताप पर जब उबलते रहें तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या कहा जाता है? एजियोट्रोप को कहा जाता है। कैसे होने चाहिए? अनादर्श विलयन होने चाहिए, राइट, इन्हें एजियोट्रोप कहा जाता है। मूलतः दो प्रकार के एजियोट्रोप हमारे सामने होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं न्यून क्वाथी मिश्रण और एक होते हैं उच्च क्वाथी मिश्रण, या इसके पीछे मिश्रण की जगह लिख दिया जाता है एजियोट्रोप। तो न्यून क्वाथी एजियोट्रोप और एक हो गया उच्च क्वाथी एजियोट्रोप। न्यून क्वाथी एजियोट्रोप क्या होते हैं, राइट? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इंग्लिश में अगर लिखें तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब जरा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई गई बात याद करो अच्छे से कि मैक्सिमम बॉइलिंग कब आएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग कब आएगा? उच्च क्वथनांक उच्च कब आएगा? तो क्वथनांक उच्च कब आएगा? जब ऋणात्मक विचलन होगा। तो उच्च ऋणात्मक विचलन वाले ऐसे विलयन जिनका ऋणात्मक विचलन अत्यधिक उच्च हो, उच्च ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या बन सकते हैं? न्यून क्वाथी मिश्रण बन सकते हैं। मैंने सॉरी गलत लिख दिया। उच्च धनात्मक विचलन वाले जिनका डेविएशन पॉजिटिव हो, जिनका दाब ज्यादा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो उच्च धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या बनेंगे? न्यून क्वाथी मिश्रण। और साथ ही साथ अत्यधिक निम्न या अत्यधिक ऋणात्मक बोलना चाहिए, अत्यधिक ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे
और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। आपके बन जाएंगे उच्च क्वाथी मिश्रण। किस तरह से ये कहानी आएगी, अच्छा जरा इनकी बात करें तो इनके ग्राफ से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती है। किसी भी एजियोट्रोप का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, नेगेटिव डेविएटिंग तो होते ही है। मैं ये दाब वर्सेस मोल प्रभाज बना रहा हूँ, छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल वाला ग्राफ उधर बनाऊंगा। तो एजियोट्रोप का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। मान लीजिए वाष्प कंपोजिशन है और ये द्रव कंपोजिशन है, तो इस जगह पर आपका एजियोट्रोप बनेगा राइट। इस जगह पर क्या बनेगा, एजियोट्रोप। अब अगर ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव डेविएटिंग हो गए, और अगर यही नीचे हो गया तो ये नेगेटिव डेविएटिंग हो गए राइट। तो ये दाब वर्सेस वाली कहानी है। तो ये आपका कंपोजिशन द्रव और ये वाष्प कंपोजिशन, तो इस तरह की ये हमारी बात हो गई। और ये वाली कंपोजिशन, ये वाला पॉइंट जो है हमारा क्या हो गया, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन हो गया राइट। तो अब जब मैं यहाँ देखूँ धनात्मक विचलन, तो ग्राफ कैसा आएगा, पहला वाला ग्राफ आएगा। तो कुछ इस तरह से इनकी बात होती है। ये मान लीजिए P0 A है और ये मान लीजिए P0 B है राइट। ये दाब हो गया, ये मोल प्रभाज आ गया इधर। और अब मैंने इसमें द्रव की कंपोजिशंस डाली, तो जहाँ डेविएशन सबसे ज़्यादा है, जहाँ विचलन सबसे ज़्यादा है, उस पॉइंट पर एजियोट्रोपिक मिश्रण बनता है। तो ये कंपोजिशन क्या होगी, एजियोट्रोप कंपोजिशन हो गई। अब क्योंकि दाब उच्चतम है तो क्वथनांक का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये हो गया आपका TA, मान लीजिए ये हो गया आपका TB, ठीक। जिस तरह से दाब ऊंचा जा रहा है उस तरह से ये क्वथनांक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ये इस तरह से बनेगा। और आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम बॉइलिंग, ये हो गया इसका क्वथनांक बिंदु, और ये हो गया मोल प्रभाज। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं न्यून क्वाथी मिश्रण। क्या बोला जाता है इन्हें, न्यून क्वाथी मिश्रण। ये क्वथनांक वर्सेस मोल प्रभाज, ये दाब वर्सेस मोल प्रभाज। यही ग्राफ बदल दो, जो तापमान वाला है वो दाब वाला बन जाए और जो दाब वाला है वो तापमान वाला बन जाए, तो ये कहानी हो जाएगी। तो P0 A और ये P0 B, तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये द्रव कंपोजिशन और ये अब वेपर कंपोजिशन। ये हो गया आपका एजियोट्रोप, यहाँ पर बना आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर इस कंपोजिशन पर, ठीक। और जब मैं इसका क्वथनांक की बात करूंगा TA और TB की, तो ये ग्राफ आएगा हमारा कुछ ऐसा। ये हो जाएगा उच्च क्वाथी एजियोट्रोप। तो ये ताप वर्सेस मोल प्रभाज, दाब वर्सेस मोल प्रभाज, उच्च क्वाथी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के लिए, अत्यधिक ऋणात्मक विचलन वाले, इस तरह से। अब इनका वाष्प और द्रव में मोल प्रभाज एकदम समान है, दोनों जगह एक ही व्यवस्था है, इसलिए आप बोलते हैं विलयन का प्रतिशत संगठन अपरिवर्तित रखते हुए। ये इनकी कहानी हो गई। प्रत्येक अनादर्श विलयन, चाहे वो धनात्मक विचलन दर्शाता हो या ऋणात्मक, किसी न किसी मोल प्रभाज के किसी न किसी कुछ एक सेट ऑफ मान के लिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है राइट। तो अधिकांश अनादर्श विलयन कभी न कभी एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। जब उनका विचलन उच्चतम हो जाए, धनात्मक में उच्चतम विचलन हो जाए और ऋणात्मक में भी उच्चतम, अत्यधिक ऋणात्मक यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन हो जाए, तब जाकर एजियोट्रोपिक बनता हुआ नजर आता है आपको। और ये इस तरह के ग्राफ हैं। बहुत डिटेल में हम लोग इनके ग्राफ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक तरह से NCERT के बाहर का टॉपिक है। मैंने इतना बता दिया क्योंकि इतना आपके एडवांस में आता है या आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो एजियोट्रोपिक क्या होता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अत्यधिक विचलन दिखाने वाले ऐसे अनादर्श विलयन जिनका विचलन बहुत उच्च हो, चाहे वो पॉजिटिव में बहुत उच्च हो या नेगेटिव में बहुत निम्न हो, अत्यधिक
विचलन दिखाने वाले ऐसे अनादर्श विलयन जो निरंतर अपना द्रव और वाष्प का संगठन अपरिवर्तित किए बगैर लगातार क्वाथित होते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप, राइट। ये मेन कंडीशन है जो यहाँ पर लिखने से हो सकता है कम समझ में आए, मैंने यहाँ लिखा, यानी द्रव ए का, द्रव में और वाष्प में दोनों में मोल प्रभाज समान होगा, उसी तरह द्रव बी का भी मोल द्रव में और वाष्प में मोल प्रभाज समान होगा। कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है कि अगर ये बराबर है, ये बराबर है, सब 0.5 हो गया। नहीं बच्चे, ये 0.2 ये 0.2, तो ये दोनों 0.8 ऐसा हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर देखो, ये 0.5 से पहले आ रहा है और मैंने इधर भी ग्राफ ऐसे बनाया कि 0.5 से पहले आ रहा है। ये कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती है। ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, तो ये फिर यहाँ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन रहा होता, राइट। ये ग्राफ भी ऐसे हो सकता था, तो ये फिर यहाँ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन रहा होता, तो ये कंपोजिशन अलग अलग होती, राइट। ये बहुत रेयर चांस होगा कि 0.5 पर आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर आ जाए, यानी सब 0.5 हो। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑकरेंस होगा। तो ये हो गया एजियोट्रोप की बात। अब जब एजियोट्रोप की बात करी तो दो तीन छोटी छोटी बातें हमें और करनी है, जिनके बारे में हम बात करते हैं डिस्टिलेशन, राइट। आसवन की बात हम लोग कर रहे होते हैं, आइए उनके बारे में भी बात करते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ये हमारे द्रव विलयनों की कहानी, यानी द्रव में द्रव के विलयन की कहानी हमारी पूर्ण हो जाएगी, और फिर बात करेंगे द्रव में ठोस के विलयनों की बात कर रहे होंगे, राइट। तो आइए बात करते हैं आसवन की, डिस्टिलेशन की, स्टीम डिस्टिलेशन, राइट, यानी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों प्रभाजीय आसवन और वाष्पीय आसवन, दोनों की हम डिटेल में बात करते हैं। बच्चों तो बात करते हैं, अब तक हमने बात की दो द्रव जब आपस में पूरी तरह घुल जाएं, पूरी तरह मिश्रणीय हो, तो उनका वाष्प दाब कैसे ज्ञात करेंगे, राइट। वाष्प दाब में फिर हमने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन की बात करी, उनके उदाहरण देखे, राइट। ये सारी बातें हमने की। अब हम बात करते हैं दो द्रवों का मिश्रण जब वे आपस में मिश्रित नहीं होते हो लेकिन वाष्पशील हो, राइट। तो द्रव द्रव विलयन जिसमें द्रव पूर्णतया अमिश्रणीय हो, जैसे तेल और पानी, तो पूर्णतया अमिश्रणीय द्रवों के विलयन का वाष्प दाब। तो मेरे पास दो द्रव हैं ए और बी, दोनों पूर्णतया अमिश्रणीय यानी आपस में मिलते नहीं हैं, राइट। दोनों एक दूसरे पर या तो परत बना लेंगे या इमल्शन टाइप कुछ व्यवस्था हो जाएगी। इनके मिश्रण का वाष्प दाब कितना होगा? तो अब जरा ध्यान से देखते हैं। मेरे पास इधर द्रव ए है, ये शुद्ध द्रव ए है, दूसरे डब्बे में मेरे पास शुद्ध द्रव बी है। अब मैंने जब इन दोनों को मिला दिया, एक बड़े डब्बे में जब मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो मेरे पास इन दोनों द्रवों का मिश्रण आ गया। मानकर चलिए कि ये डॉटेड लाइन से मैंने एक द्रव बनाया है और ये ऐसे सॉलिड डैश लाइन से पड़ी पाई से मैंने द्रव भी बनाया है। दोनों पूरी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं, तो ऊपर जब वाष्प बनेगी तो वाष्प भी दोनों की बनेगी। लेकिन हम जानते हैं गैसें कैसी भी हों, किसी भी द्रव से आई हों, कोई सी भी हों, वे आपस में हमेशा पूर्णतया मिश्रणीय होती हैं। तो पूर्णतः मिश्रणीय ए एवं बी की वाष्प और पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव ए एवं द्रव बी, ये हमारे पास कहानी है। अब हमें वाष्प दाब देखना है, तो ताप T पर हमने सारी कहानी की। शुद्ध ए का दाब होता है P0 है, शुद्ध बी का दाब होगा P0 भी। यहाँ इस मिश्रण का दाब होगा PA, जिसे आप लिख सकते हैं PA, और PT होगा PA प्लस PB। अच्छा, PA बराबर क्या लिख सकते हैं? PA बराबर लिख सकते हैं YA इंटू PT, और
PB बराबर लिख सकते हैं YB इंटू PT। ये आपको पता है, डाल्टन लॉ से हम लिख सकते हैं। लेकिन राउल्ट लॉ से हमें PA लिखना है, तो हम जानते हैं PA समानुपात होता है A का मोल प्रभाष। पर क्योंकि पूर्णतः अमिश्रणीय है, राइट, तो आप कहेंगे या हम कहें कि PA बराबर होता है राउल्ट लॉ से X से P0 है। क्योंकि पूर्णतः अमिश्रणीय है तो मोल प्रभाष परिभाषित नहीं होगा, या फिर परिभाषित भी होगा तो हम लिखेंगे केवल इसे 1। तो P0 A इंटू 1, तो PA हो गया P0 A के बराबर। सिमिलरली PB, यहाँ पर भी XB को 1 लिखेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, P0 B के बराबर। अर्थात हमें PA मिल गया और PB मिल गया, तो हमारे पास PT आ गया। PT कितना हो गया, PA प्लस PB। तो ध्यान देने वाली बात यह है, पूर्णतः अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब, जब पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव, दो द्रव एक साथ एक ही डब्बे में रख दिए जाए तो वाष्प दाब हमें दोनों के वाष्प दाब के बराबर मिलेगा, P0 A प्लस P0 B के बराबर मिलेगा। अब चूंकि वाष्प में तो हमारे पास मोल प्रभाष परिभाषित होंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं YA अपॉन YB बराबर PA अपॉन PB, और PA और PB का मान हमें मिला P0 A और P0 B। इस तरह के मान हमें मिले। तो वाष्प में अगर हम A की वाष्प और B के वाष्प में मोलों का अनुपात देखें तो ये इनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के अनुपात में ही होंगे। कभी कभी हमसे एक वाष्प में A का भार और वाष्प में B का भार भी पूछ लिया जाता है, तो मोल को क्या लिखेंगे, भार अपॉन अणुभार। तो ये आ जाएगा P0 A अपॉन P0 B। A का अणुभार नीचे आया होगा तो A का अणुभार ऊपर बटा B का अणुभार। कैसे आया होगा ये स्टेप एक बार और समझ सकते हैं। मोल अनुपात ये है तो भार अनुपात क्या होगा, मोल अनुपात इंटू A का अणुभार बटा B का अणुभार। तो आप देखिए जरा यहाँ पर इस तरह से जब हम बात कर रहे होंगे तो ये हमारे वाष्प में भार का अनुपात आ गया, यानी इसमें A और B के भार का अनुपात क्या होगा। द्रव में हम कोई अनुपात, कोई मोल प्रभाष परिभाषित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अमिश्रणीय हैं, आपस में घुलते नहीं हैं, राइट। बस हमने एक डब्बे में इन्हें भर दिया है। जैसे एक ही डब्बे में तेल और वाटर हम भर दें तो डब्बे में रहेंगे तो सही, लेकिन घुलेंगे नहीं एक दूसरे में। और जब हम गर्म करेंगे तो तेल भी उड़ेगा और पानी भी उड़ेगा, यानी वाष्प दोनों की बनेगी। तो वो वाष्प से हम लेकर आ रहे, तो वाष्प में किसकी वाष्प में किसके मोल ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे। वाष्प में मोल प्रभाष का अनुपात निकाल लिया, या मोल प्रभाष का अनुपात मोल का अनुपात होता है वो निकाल लिया, या मोल अनुपात से, अणुओं के अनुपात से हम भार अनुपात भी ज्ञात कर सकते। कोई भी दो द्रव ले लें आप और उन द्रवों की वाष्प का अनुपात इस तरह से बात कर सकते। कभी कभी इस पर सवाल आता है कि पूर्णतः अमिश्रणीय द्रवों का क्वथनांक। एक इम्पोर्टेंट बात नोट करके जो हमें लिखनी चाहिए वो, चूंकि पूर्णतः अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब जो कि कितना है, PT, राइट। P0 A एवं P0 B दोनों के योग के समान होता है। योग के समान होने का क्या मतलब है, अर्थात PT ग्रेटर देन P0 A भी होता है एवं PT ग्रेटर देन P0 B भी। इसका मतलब ये, अर्थात दोनों के वाष्प, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से ज़्यादा वाष्प दाब हमें मिश्रण का मिलता है, राइट। इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसलिए इस द्रव मिश्रण का वाष्प दाब, इस द्रव मिश्रण का क्वथनांक द्रव A एवं द्रव B के क्वथनांक से कम होता है, राइट। क्या कहना चाह रहा हूं
क्योंकि मिश्रण का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध ए और शुद्ध बी दोनों के वाष्प दाब से अधिक है, अर्थात इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो शुद्ध ए के क्वथनांक और शुद्ध बी दोनों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। तो दो तरह के सवाल आते हैं, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है वाष्प में मोल अनुपात क्या होगा, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है वाष्प में ए और बी का भार अनुपात क्या होगा, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि दो द्रव हैं, ए का क्वथनांक T1 है, बी का क्वथनांक T2 है, पूर्णतः अमिश्रणीय है, तो ए प्लस बी के जो मिश्रण बनेगा एक डब्बे में भरेंगे उसका क्वथनांक T है, तो T और T1 T2 में रिलेशन बताओ। तो T जो है, क्योंकि वाष्प दाब अधिक हो गया, वो लेस देन T1 एंड लेस देन T2 दोनों होगा, यानी T जो है T1 से भी छोटा होगा और T2 से भी छोटा होगा। ये बात हमें याद रखनी है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। क्योंकि मिश्रण का वाष्प दाब दोनों के योग के समान होता है, अर्थात Pt जो है वो P0 A P0 B दोनों से बड़ा है, इसीलिए मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों, द्रव A द्रव B के क्वथनांक से कम होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब मिश्रण के दोनों द्रवों के वाष्प दाबों से भी अधिक आ रहा है। जबकि पूर्णतः मिश्रणीय में हमने जहां राउल्ट्स लॉ लगाया था, Pt बराबर XA P0 A प्लस XB P0 B आया था, वहां हमने बात की थी कि जो वाष्प दाब है वो P0 A और P0 B के बीच में होगा, यानी इनमें से कोई बड़ा है, P0 A बड़ा है तो P0 A से छोटा होगा, P0 B छोटा है तो P0 B से हमेशा बड़ा होगा, इन दोनों के बीच होगा। तो हमने वहां कहा था क्वथनांक भी इन दोनों के क्वथनांकों के बीच में ही आएगा, क्योंकि वाष्प दाब भी हमेशा P0 A और P0 B के बीच में आ रहा था। लेकिन यहाँ परिस्थिति बदल गई तो हमारी कहानी क्वथनांक की भी बदल जाएगी। ये बात हो गई आपके द्रव द्रव विलयनों के क्वथनांक की या उनके वाष्प दाब की, पूर्णतः मिश्रणीय हो गए, पूर्णतः अमिश्रणीय हो गए, ये सारी बातें हो गई। अब जब द्रव मिश्रण है तो वाष्पन द्वारा किस तरह से उन्हें पृथक किया जाना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि प्रभाजी आसवन, भापी आसवन वगैरह होता है, राइट। तो इनकी जब हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या कहानी आएगी, क्या नहीं आएगी, इस तरह से भी हम लोग चर्चाएं आगे कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये द्रव द्रव विलयनों के सारे हिस्से हमारे पूरे हो गए। इसमें हमने आदर्श अनादर्श विलयन भी पढ़ लिए, एजियोट्रॉप भी पढ़ लिए, एजियोट्रॉप की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली, ग्राफ के बारे में भी हमने बात कर ली कि किस तरह से ग्राफ होगा, राइट। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।